जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस पे। तो आपका 12th का हिंदी का यहाँ पार्ट 3 यानी कि चैप्टर 3 आ चुका है, जिसका ये नाम क्या है, संपूर्ण क्रांति। ठीक है ना। बात क्या था कि इलेक्शन में फंस गए थे, नहीं तो इतना जो ना आपका हिंदी हम खत्म कर देते, लगभग खत्म हो जाता, शायद एक दो चैप्टर बचता, लेकिन फंस गए तो इसलिए आप सभी का वीडियो नहीं बना पाए, 10th क्लास का बना पाए, ना ही आप लोग का इंटर वाला को बना पाए। ठीक है, तो आपका कंटिन्यू मिलेगा। ठीक है, तो संपूर्ण क्रांति यह हमारा पार्ट 3 है, और संपूर्ण क्रांति के जो लेखक है वे आपके हैं जयप्रकाश नारायण जी हैं। ठीक है, और जयप्रकाश नारायण का जन्म जो है ना 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था, और जयप्रकाश नारायण की मृत्यु जो है वो 8 अक्टूबर 1779 ईस्वी को हुई है। ठीक है, उसके बाद जो जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान जो है वह सिताब दियारा गांव पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सिताब दियारा गांव। उसके बाद उनकी माता जो है उसका नाम क्या है? फुल रानी है उनकी माता का नाम, और उनके पिता का नाम क्या है? हरदू दयाल है। कौन है? हरसू दयाल है, सॉरी हरसू दयाल है। ठीक है, तो इनका जो है ना क्या समान थोड़ा सा परिचय था। ठीक है, अब चलते हैं आगे। चलिए, तो आपके सामने प्रश्न है, चलिए हम हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है ना, देखिए आपके सामने प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, देखिए आपको एक ही वीडियो में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब करा देंगे। ठीक है ना, उसके बाद ऑब्जेक्टिव का लाइव क्लास भी आपका हम ले लेते हैं। ठीक है ना, और जो इससे पहले हम पार्ट 1 पार्ट 2 बना दिए हैं, अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप उसे नहीं ढूंढ पाते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, आप सभी वहां से भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण का क्या विचार था, अथवा इसी क्वेश्चन को उल्टा के ऐसे पूछता है कि जयप्रकाश नारायण किस प्रकार का नेतृत्व देना चाहते थे। यानी कहने का मतलब हुआ कि जयप्रकाश नारायण जी अपने आंदोलन के विषय में क्या मत देना चाहते थे, आंदोलन को सफल करने के लिए वह क्या जो है ना अपना मत देना चाहते थे, आंदोलन के प्रति जयप्रकाश नारायण का क्या विचार था, उनके बारे में जानेंगे। मतलब वही आपको यह क्वेश्चन का मतलब हुआ। ठीक है, तो आंसर क्या है, देखिए ध्यान से, आंसर है क्या, जयप्रकाश नारायण ने अपने दो मित्रों, कौन कौन मित्र था इनका, दिनकर जी और बेनीपुरी जी की यादगार और अपनी जिम्मेवारी का पूरा एहसास था। किसको? जयप्रकाश नारायण को अपने दोनों मित्रों का और खुद का अपना क्या था, एक बड़ा एहसास था कि किस तरह से जो है आंदोलन में भूमिका निभाया जाए। छात्रों का आग्रह हुआ, छात्रों ने आग्रह किया कि आंदोलन का वह नेतृत्व करे। यानी छात्रों ने जयप्रकाश नारायण से रिक्वेस्ट किया कि सर आप जो है ना हमारे जो छात्र आंदोलन है इसका नेतृत्व आप कीजिए, इसका संचालक जो है ना आप बन जाइए, क्योंकि आप अच्छे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपको राजनीतिक आती है। ठीक है ना, तो उनसे रिक्वेस्ट किया, नेतृत्व करने के लिए कहा। पर क्रांति की सफलता के लिए उन्होंने बिना स्वार्थ के काम करेंगे। यानी कि सभी विद्यार्थियों को पता था कि जयप्रकाश नारायण जो है ना बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लाभ के, छात्र हित के लिए वह जो ना अच्छा से करेंगे, काम करेंगे। इसलिए छात्रों ने उन्हें चुना। किसको? जयप्रकाश नारायण को। अगर आपसे पूछेगा कि छात्र आंदोलन का नेता कौन था, तो जयप्रकाश नारायण था, आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन बोलता क्या, लेकिन सभी के बातों को सुनेंगे और सभी को संघर्ष करना पड़ेगा तथा मेरे फैसलों को मानना पड़ेगा, तब जाकर यह क्रांति, तब जाकर यह यहाँ पे होगा आपका, यह हो जाएगा। ठीक है ना, यह क्रांति सफल हो सकती है। जयप्रकाश नारायण का मत क्या था कि अकेला व्यक्ति कोई भी क्रांति नहीं कर सकता है। यदि क्रांति को सफल करना है, क्रांति को बिल्कुल बिल्कुल सक्सेसफुल करना है, तो उसमें सभी व्यक्ति जिम्मेवार होंगे। ऐसे तो मुख्य रूप से हम तो है, इसका किसने कहा? जयप्रकाश नारायण ने कहा कि मतलब इस क्रांति का नेतृत्व तो हम करेंगे, लेकिन इसमें सभी लोगों को हमारा सपोर्ट करना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा। यदि सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे, तभी यह क्रांति सफल हो पाएगा। केवल क्रांति करने से नहीं होता है, बल्कि क्रांति में अच्छा से भूमिका लेना, उसको निभाना, एक क्रांति का सबसे मेन मकसद होता है। ऐसा जयप्रकाश नारायण का मत था कि क्रांति में सभी लोग अच्छी तरह से भूमिका निभाएंगे।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 2 है, किसके अवगाहन पर, ठीक है, किसके अवगाहन पर यानी किसके कहने पर जयप्रकाश नारायण ने कॉलेज को छोड़ दिया था। तो जयप्रकाश ने जो है ना, जयप्रकाश ने महात्मा गांधी जी के अवगाहन पर कॉलेज छोड़ दिया था। किसके अवगाहन पर? और आपसे पूछेगा कि किसके अवगाहन पर जयप्रकाश नारायण ने अपना कॉलेज छोड़ दिया था, तो गांधी जी के अवगाहन पर कॉलेज छोड़ दिया और वह छात्र आंदोलन में कूद पड़ा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 में क्या है, दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था। दिनकर जी जो कि जयप्रकाश नारायण का क्या था, प्रिय मित्र था। तो दिनकर जी का निधन मतलब मृत्यु कहाँ में हुआ और किन परिस्थितियों के वजह से हुआ उनकी मृत्यु, ठीक है। तो देखिए इनका आंसर आपका है, दिनकर जी का निधन जो है रामनाथ गोयनका जी के घर पर हुआ था। कहाँ पे हुआ था? दिनकर जी का जन्म जो है ना रामनाथ गोयनका जी के घर पर हुआ था। दिनकर के निधन के दिन, जिस दिन मरने वाला था ना दिन, तो उस दिन दिनकर के दिन मतलब निधन के दिन, दिनकर जी का निधन के दिन दिनकर जी जेपी से मिलने गए थे, यानी कि जयप्रकाश नारायण से मिलने के लिए गए थे। उसी रात्रि में वह जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण के मित्र रामनाथ गोयनका के घर पर मेहमान थे। कौन? यानी कि जिस दिन मिलने के लिए गए थे दिनकर जी जयप्रकाश नारायण से, तो उस दिन जयप्रकाश नारायण का जो और एक मित्र था रामनाथ था, ठीक है ना, उसके घर पर वह मेहमान के रूप में पहुंचे हुए थे, उनसे मिलने के लिए गए थे। उसी दिन रात को दिल का दौरा पड़ा 3 मिनट में। किसको दिल का दौरा पड़ा था? तो दिनकर जी को दिल का दौरा पड़ा था और 3 मिनट के अंदर अंदर जयप्रकाश नारायण और उसके सहपाठियों ने दिनकर जी को 3 मिनट के अंदर में उनको अस्पताल पहुंचाया गया। वहां पर सारी व्यवस्था थी, सभी डॉक्टर सब तरह से तैयार थे, वहां पर हर तरह का व्यवस्था था और डॉक्टर सब पूरी तरह से एक्टिव था ठीक करने के लिए, उनको इलाज करने के लिए। लेकिन दिनकर जी फिर भी जिंदा नहीं हो पाए। उसी रात उनका निधन हो गया। किनका? दिनकर जी का निधन हो गया। कहाँ पर हुआ था? अस्पताल में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। तो यह क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल अपना लैंग्वेज में है, ठीक है ना, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। अगर आप किताब पढ़े होंगे पहले से तो और आपको बेस्ट समझ में आता होगा, ठीक है ना। तो आप एक नोटबुक बना लीजिएगा, आप चाहे साइंस के स्टूडेंट हो या आर्ट्स के हो या फिर कॉमर्स के हो, आपके लिए यह हिंदी है, समाज का यह हिंदी चल रहा है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन आते हैं 4 में कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार डेमोक्रेसी का शत्रु कौन है। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी यानी डेमोक्रेसी मतलब होता है आपका, हम लोग का देखिए देश जो है ना डेमोक्रेसी है मतलब प्रजातंत्र है। डेमो मतलब प्रजा, कृषि मतलब तंत्र होता है प्रजातंत्र। तो हम लोग का जो देश है वह क्या डेमोक्रेसी देश है। तो डेमोक्रेसी का यानी कि स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र देश का जो है ना शत्रु किसे बताया गया है, ठीक है। आंसर देखिए इसका कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार, जयप्रकाश नारायण के अनुसार क्या मत था कि डेमोक्रेसी के शत्रु हुए हैं जो जनता के विचारों का विरोध करते हैं, जो जनता के विचारों का विरोध करते हैं, जो जनता की बातों को नहीं सुनते हैं, उस पर लाठियां चलाते हैं, जो जनता पर लाठियां चलाते हैं तथा गोलियां बरसाते हैं, उनके शांति में बाधा डालते हैं, उनके आवाज को दबाने का प्रयास करते हैं, वैसे लोग डेमोक्रेसी का शत्रु हैं। जो लोग जनता को दबाते हैं, जनता को मारते हैं, जनता पर लाठी चार्ज करते हैं, जनता को कुछ नहीं गुदानते हैं, जनता का हक छीनना चाहते हैं, ऐसे लोग जो है ना स्वतंत्र भारत के डेमोक्रेसी के शत्रु है, दुश्मन है, ठीक है। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5 है कि हिंदी कहानी के विकास के 3 चरण कौन कौन से हैं। हिंदी कहानी का विकास का 3 चरण कौन कौन सा है। चलिए आपके सामने है आंसर क्या है। हिंदी कहानी के विकास की 3 चरण निम्नलिखित हैं जो कि इस प्रकार नीचे लिखा हुआ है। पहला क्या है, प्रेमचंद्र के पूर्व युग की कहानी जो कि 1901 से लेकर 1914 तक वह चला था।
उसके बाद प्रेमचंद युग की कहानी था जो कि 1914 से 1936 तक चला। उसके बाद प्रेमचंद युग की बात की जो कहानी थी वह 1936 से आज तक प्रसिद्ध है, चल रहा है वर्तमान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, भ्रष्टाचार कहाँ से निकलता है। भ्रष्टाचार देखिए, आज जो हमारा भारत या कोई भी देश पिछड़ा हुआ है, जो जैसे हमारा बिहार पिछड़ा हुआ है, तो इसका वजह क्या है, भ्रष्टाचारी है, घूसखोरी है। अगर जिस दिन भ्रष्टाचारी घूसखोरी होना बंद हो जाएगा, उस दिन से जो है ना हमारा बिहार, हमारा भारत देश तरक्की करना शुरू हो जाएगा। लेकिन आज जो है ना बात बात पे घूसखोरी होता है। कॉलेज जाइए, स्कूल जाइए, कोई भी सरकारी संस्था जाइए, हर जगह घूसखोरी होता है। आजकल नौकरी में भी काफी सारे पैसे लिए जाते हैं, घूस खाए जाते हैं, रिश्वत ले जाते हैं। तो सबसे बड़ा जड़ क्या है, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा जड़ क्या होगा, घूसखोरी सब है। आंसर आपका है भ्रष्टाचार की जड़ सरकार की गलत नीतियां हैं। क्या है, भ्रष्टाचार होने का सबसे बड़ा जड़ क्या है, सरकार की गलत नीति है, जो वो गलत नीति बनाती है। यह गलत नीतियों के कारण, इन्हीं गलत नीतियों के कारण आज भूखमरी, महंगाई और भ्रष्टाचार बिल्कुल फैला हुआ है। बिना रिश्वत दिए किसी प्रकार के काम नहीं हो रही है। आप सभी दफ्तर वगैरह जाते होंगे, अगर अपना ब्लॉक जाते होंगे, डिस्ट्रिक्ट जाते होंगे, जो भी काम कराना है बिना पैसा का काम होता ही नहीं है। आज का जो है ना बिना पैसा काम होता ही नहीं है। बोलते हैं हमारे नौजवानों का भविष्य अंधकार में पड़ रहा है। ये घूसखोरी के कारण से, भुखमरी कारण से जो गरीब लेवल का स्टूडेंट है वह अपना सही जगह पे नहीं पहुंच पाता। उसके बाद टैलेंट है, ज्ञान है, हर चीज है, लेकिन जब पता है नौकरी लेने के लिए जाता है ना, उसके पास समस्या क्या आ जाती है, वह हर चीज में एक्सलेंट होता है, हर चीज में वह एक्सपर्ट होता है, एक्सलेंट मारता है, लेकिन यही पैसा कारण से वह जो है ना नौकरी नहीं ले पाता है, ये घूसखोरी के कारण से। जिस दिन घूसखोरी बंद हो जाएगा ना, तो गरीब का बच्चा भी फौज में जाएगा, हर नौकरी करेगा। गरीब का बच्चा जो है ना बहुत टैलेंट होता है, लेकिन आजकल पैसा पे सब चीज होता है, वही घूसखोरी है। कहते हैं चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इसे दूर करने के लिए समाजवादी तरीकों से सरकार ऐसी नीतियां बनाई जो लोक कल्याणकारी हो। सरकार ऐसी नीति बनाए जिससे लोगों का कल्याण हो। अगर सब दिन भ्रष्टाचारी घूसखोरी चलता रहेगा तो हमारा भारत, हमारा राज्य बिहार कभी नहीं सुधर सकता है। ऐसा हम नहीं कहते हैं, ऐसा जो है ना आपका जो संपूर्ण क्रांति के नेता हैं जयप्रकाश नारायण, उनका कहना है, और आप सभी जानते हैं आजकल ऐसा ही तो होता है। चलिए अब आते हैं, अब इस संपूर्ण क्रांति पाठ का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हम आपको सब्जेक्टिव में पूरा तो नहीं बताते हैं, लेकिन फिर भी उन सब्जेक्टिव को हम आपको देने का प्रयास करते हैं, उन सब्जेक्टिव को बताते हैं जो आपको सीधा एग्जाम में आते हैं। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, जो आपको हम सब्जेक्टिव पढ़ाते हैं ना, उसी का अंदर से आपको किताब से, उसी का अंदर से ही जो है ना आपका एग्जाम में रहेगा, उससे बाहर नहीं आ सकता है, ये मेरा जो है ना गारंटी है। और ऑब्जेक्टिव तो देखिए ना, पूरा ऑब्जेक्टिव ही आपको बता देते। देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन क्या है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। इसका हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म हुआ था सिताब दियारा गांव में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, जयप्रकाश नारायण को बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था। तो बचपन में जो है ना जयप्रकाश नारायण को बादल नाम से पुकारा जाता था। रे बदला इधर आ, बदला कहता था, बादल कहता था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसको लोक नायक के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन ना बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है आप लोग के लिए, ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण को किस नाम से, लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता था। तो जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आइए 5 पे, जयप्रकाश नारायण की माता का क्या नाम था। उनकी माता का नाम क्या था, फूलरानी था। जयप्रकाश नारायण के पिता का क्या नाम था। पिता का नाम क्या था, देखिए हरस दयाल था। पहले यहाँ पे हर्षु था, लेकिन आपका ना हरस दयाल होगा, क्या होगा, हरस दयाल था। क्वेश्चन नंबर 7 है, जयप्रकाश नारायण के पत्नी का नाम क्या था। तो जयप्रकाश नारायण के पत्नी का नाम क्या था, प्रभावती देवी। क्या नाम था, प्रभावती देवी।
क्वेश्चन नंबर 8 है कि जयप्रकाश नारायण कांग्रेस में कब शामिल हुए? तो 1922 में वो शामिल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण साहब ने किए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है किसके मार्गदर्शन में जनता पार्टी का गठन होगा? तो जयप्रकाश नारायण के मार्ग में। क्वेश्चन नंबर 11 है कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवक के लिए 1965 में कौन सम्मान मिला था? तो मैग्सेसे सम्मान मिला था। क्वेश्चन नंबर 12 है जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न सम्मान कब मिला था? उन्हें मिला था 1998 में। क्वेश्चन नंबर 13 है किसने कहा था अभी न जाने कितने मिलो इस देश की जनता को और जाना है? ऐसा किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 14 है किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? तो बली गठन अस्पताल में। कौन अस्पताल में? बली गठन अस्पताल में दिनकर जी का मृत्यु हो गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 15 में जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? तो अमेरिका का दलाल कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर का नाम है डॉक्टर रहमान। क्वेश्चन नंबर 17 है जयप्रकाश नारायण जी को किस भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? तो स्वामी सत्यदेव का भाषण सुनकर। क्वेश्चन नंबर आइए 18 है फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो सदानंद जी थे। क्वेश्चन नंबर 19 है ब्रेन ऑफ मुंबई किसे कहा जाता है? तो उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहाँ से पास की थी? तो वह बिहार विद्यापीठ विद्यालय से पास किया था। क्वेश्चन नंबर 21 है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है कि जयप्रकाश नारायण की मार्क्सवादी कब बने? जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने? 1924 में, यानी कि लेनिन की मृत्यु के बाद वह बन गया था। क्वेश्चन नंबर आइए 23 में कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो अब्दुल गफूर थे। क्वेश्चन नंबर 24 है किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 है जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? तो 1998 में दी गई थी। क्वेश्चन नंबर आइए 27 है उर्वशी किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उर्वशी। क्वेश्चन नंबर 28 है माटी की मूर्ति रचना किसकी है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी का है। क्वेश्चन नंबर 29 है दिनकर जी के लिए प्रसिद्ध है। दिनकर जी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साहित्यिक रचना के लिए दिनकर जी प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो लोकनायक के नाम से जो ना जनता याद करती है जयप्रकाश नारायण को। क्वेश्चन नंबर आइए 31 है जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? तो वह पटना में 5 जून 1974 को दिया था। क्वेश्चन नंबर आइए 32 है जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम बादल था। यहाँ पे बाउल हो गया, आपका हो जाएगा बादल। क्या नाम था जी? बादल था। यहाँ पे लिख देते हैं आपको बादल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आइए आपका 33 है जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? 1974 में छात्र आंदोलन शुरू किया था। कौन? जयप्रकाश नारायण ने। यानी कि छात्र आंदोलन के नेता कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण जी थे। क्वेश्चन नंबर 34 है कि जयप्रकाश नारायण के पिता का क्या नाम था? तो हर्ष दयाल था। क्वेश्चन नंबर 35 है जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? तो संपूर्ण क्रांति है। संपूर्ण क्रांति क्या है? तो संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? तो जयप्रकाश नारायण की देन है संपूर्ण क्रांति।
ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 38 है, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? तो जयप्रकाश नारायण का है। क्वेश्चन नंबर 39 है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? इसका जन्म हुआ था सीताब दियारा में हुआ था। 1947 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। क्वेश्चन नंबर 41 है कि संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1974 में संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। 42 आपका है कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उन्हें दिया गया मैं विशेष सम्मान। किससे? मैं विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 43 है, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है कि जयप्रकाश नारायण कौन सा देश का भविष्य किसके हाथों में है? तो नई पीढ़ी का भविष्य हाथों में है। क्वेश्चन नंबर 45 है, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? तो रामनाथ जी के घर पर, मतलब रामनाथ जी गोयनका के घर पर जो है ना दिनकर जी को दिल का दौरा पड़ा था और 3 मिनट के अंदर में अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वो बच नहीं पाया, मर गया। क्वेश्चन नंबर 46 है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 47 है कि पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नायक नहीं होते तो बिहार जल गया होता? तो दीक्षित जी के मुंह से सुना था। यदि जयप्रकाश नारायण नहीं होता तो हमारा बिहार जो है ना जल गया होता। क्वेश्चन नंबर 48 है, जयप्रकाश नारायण की मित्रता को ठोस मानते थे? तो अंडरग्राउंड जमाने के लोग जयप्रकाश नारायण की मित्रता को ठोस मानते थे। लास्ट क्वेश्चन आज का है कि जयप्रकाश नारायण किसके भाई थे? तो जयप्रकाश नारायण जवाहरलाल जी के भाई थे। किसके भाई थे? जयप्रकाश नारायण जवाहरलाल जी के भाई थे। तो आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो सब्जेक्टिव और 49 गो रहा मेरा ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। कितना ऑब्जेक्टिव? 49 गो। तो जितना संपूर्ण पार्ट में ऑब्जेक्टिव होने वाला था हम पूरा करा दिए हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को अच्छा लगा वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, लाइक कीजिएगा। अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा ताकि आपको जो है ना वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा टाइम पे, ठीक है। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।